वेलकम टू फिल्म ची। तो दोस्तों, आइए आज एक्सप्लेन करते हैं अमर सिंह चमकीला के एंडिंग को और एक नज़र डालते हैं उसके रिव्यू पर। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित, दिलजीत दोसांझ अभिनीत अमर सिंह चमकीला आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। चूंकि ये बायोग्राफिकल ड्रामा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ गई है, इसलिए हमने सोचा कि आपको फिल्म के बारे में बताना, उसका अंत समझाना, चमकीला की असल जिंदगी से जुड़ी बातों पर चर्चा करना और फिल्म के कुछ डिटेल्स के बारे में बताना अभी अच्छा रहेगा, ताकि आप पूरी फिल्म का मजा अच्छे से ले सकें। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही स्पॉइलर अलर्ट दे दे रहा हूं। इस रिव्यू में हम फिल्म के जरूरी प्लॉट और किरदारों के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो सीधे वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। फिल्म 8 मार्च 1988 से शुरू होती है, जहां हम मुख्य किरदार अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत को अखाड़े में जाते समय कुछ हत्यारों द्वारा मारे जाते हुए देखते हैं। अखाड़ा उस समय कहा जाता था उस जगह को जहां पर संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे। तो फिल्म नॉन लीनियर तरीके से इस रिस्पेक्टेड कलाकार की कहानी को बताती है। आइए बात करते हैं चमकीला और पंजाब के लोगों के बारे में। फिल्म में दिखाया गया है कि चमकीला का पंजाब के लोगों के साथ प्यार और नफरत का रिश्ता था। जहां बहुत से लोगों को उसके गाने पसंद आते थे, वहीं कई रूढ़िवादी लोग उन्हें या उसकी कला को पसंद नहीं करते थे। उसके गाने ज्यादातर शराब, महिलाओं के अपमान, यौन हिंसा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर ही होते थे, जिन्हें लोग अक्सर निम्न दर्जे का मानते थे, यानी कि दोयम दर्जे का मानते थे। तो क्या चमकीला के गाने गलत थे? इस बात में कोई शक नहीं कि उनके गाने विवादास्पद थे। लेकिन अगर आप आजकल के फेविकॉल से, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई या हाल ही में आए ऊ अंटा वाह जैसे गाने से उनको कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि चमकीला के गाने उनसे कुछ भी अलग नहीं थे। चमकीला हमेशा लोगों का हीरो रहा है, आम लोगों का हीरो। वो हमेशा दर्शकों को खुश करने की कोशिश किया करता था। अमर सिंह चमकीला का असली नाम धन्नी राम था। 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के पास दुगरी गांव में एक दलित सिख परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद उसने लुधियाना में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया। उसे संगीत का बेहद शौक था और उसने हारमोनियम और ढोलकी सीख लिया बजाना। 1977 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर टिक्की से मिला। टिक्की जितेंद्र जिंदा के ग्रुप में ढोलकी बजाता था। चमकीला की रिक्वेस्ट पर टिक्की ने उसका परिचय मशहूर लोक गायक जितेंद्र जिंदा से करवाया। 18 साल के चमकीला को गाते हुए सुनकर जिंदा को लगा कि उन्हें अपना नया चेहरा मिल गया है। उसने जिंदा के लिए कई गाने लिखे और उनकी टीम के सदस्य के रूप में उनके साथ जगह जगह पर म्यूजिक के शोज करने गए। यहाँ तक कि चमकीला ने उनकी टीम के लिए चाय तक बनाई, लोगों को चाय तक पिलाया। 1978 में जिंदा के एक अखाड़े में चमकीला को सोनिया, यानी कि जिंदा की डुएट पार्टनर के साथ परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि भाई स्टार सिंगर देर से आए। हालांकि शुरुआत में दर्शकों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी आवाज और गायन शैली सुनने के बाद वे जल्द ही सब उनके फैन बन गए। अब फिल्म में हम जिंदा को अपने ग्रुप के साथ बात करते हुए देखते हैं कि उन्हें चमकीला के घर कैसे जाना चाहिए, क्योंकि लोकल लोगों को शक है कि उन्होंने जलन में चमकीला को मरवा दिया। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि ये कदम उन्हें कट्टरपंथियों का अगला निशाना बना सकता है। जिंदा कविता को लेकर कनाडा घूमने गया तो सोनिया को बहुत बुरा लगा। उसने चमकीला को बोला कि वो अपना पहला एल्बम बनाए। टिक्की को भी ग्रुप में ले आई सोनिया। फिर दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो गई। 1980 में तकुए ते तकुआ एल्बम निकला, जिसमें 8 डुएट थे। चरणजीत आहूजा ने म्यूजिक बनाया था, चमकीला ने खुद लिरिक्स लिखे थे जो कि बहुत ही फेमस हुए।
चमकीला के बाल कटने से उनके पिता गुस्सा थे, क्योंकि सिख धर्म में ये गलत माना जाता है। लेकिन जब चमकीला ने अखाड़ों से कमाए हुए पैसे दिए पिताजी को, तो पिताजी ने माफ कर दिया। वो बहुत गरीब थे और चमकीला के पापा ने परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल झेली थी। चमकीला ने बोला कि अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब चमकीला की लाश पिता ने देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पुलिस आ गई और डीएसपी ने ग्रुप के लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि 1980 में चमकीला और सोनिया में कुछ टकरार थी। टिक्की और चमकीला ने 1980 में अपना खुद का ग्रुप बनाने का फैसला किया। दरअसल वो सुरिंदर सोनिया के मैनेजर, जो कि उसके पति भी थे, उससे बहुत ही परेशान थे। उस समय चमकीला ही सारे गाने लिखते और बनाते थे, पर उनके मैनेजर मुनाफे में हिस्सा देने से इनकार कर देते थे। चमकीला ने कई महिला गायकों के साथ थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन कोई भी लंबे समय तक साथ रहने को तैयार नहीं हुआ। चमकीला ज्यादातर अपने ही गाने लिखते थे। उनके गाने ज्यादातर जवानी और प्यार मोहब्बत के बारे में होते थे, जिनमें शराब और ड्रग्स का भी जिक्र होता था। ये गाने बहुत तेज आवाज में गाए जाते थे और लोगों को काफी पसंद भी आए। इसलिए चमकीला को एक ऐसे साथी की तलाश थी जिसके साथ वो गाना रिकॉर्ड कर सके। मनक नाम की एक लोक गायिका ने चमकीला की टीम को अमरजोत नाम की एक गायिका का सुझाव दिया। दोनों की जोड़ी जल्द ही जम गई। अमरजोत के पिता लंबे समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। भले ही उनका पहला कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन वो दोनों जल्द ही मशहूर हो गए, बहुत ही मशहूर। हर अखाड़े के साथ, यानी कि हर म्यूजिक प्रोग्राम के बाद, उन दोनों के बीच की नजदीकी बढ़ती गई और उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। और जब ये रिश्ता गहराया तो अमरजोत के पिता ने उन दोनों को अलग होने के लिए कहा। अपने गायन को जारी रखने के लिए चमकीला और अमरजोत ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन चमकीला एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे थे। शादी से पहले उनकी एक और शादी हो चुकी थी। उन्होंने ये बात अमरजोत या अपने दोस्तों को नहीं बताई। जल्द ही अमरजोत के ससुराल वालों ने उन पर हमला कर दिया और पंचायत में बुलाने की मांग की। पंचायत में चमकीला को उनकी हरकतों के लिए डांटा गया, यहां तक कि एक सदस्य ने तो उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन चमकीला अपने नाटकीय अंदाज और अपने फैंस की मदद से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को आर्थिक मदद देने का वादा किया, तो लोग खुश हो गए। हालांकि अमरजोत इस सच को छिपाने के लिए उनसे काफी नाराज थी, लेकिन चमकीला ने उन्हें भी मना लिया, ये कह के कि उन्होंने अपने म्यूजिकल करियर को बचाने के लिए ये सच सबसे छुपाया था। इन दोनों की जोड़ी और इनकी रिकॉर्ड कंपनियां खूब पैसा कमाने लगी और चमकीला पंजाब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कलाकार बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो प्रसिद्ध होता गया, कट्टरपंथियों के साथ उसकी दुश्मनी और भी बढ़ती गई। उन्हें उसके गानों के बोल पसंद नहीं थे और उन्होंने उसे जान से मारने की धमकियां दी। एक दिन उन्हें एक आदमी अपने स्टूडियो के पास संदिग्ध रूप में घूमता हुआ दिखाई दिया। चमकीला ने सोचा कि वो कट्टरपंथी समूह का कोई व्यक्ति है जिसे लोग डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो आयकर विभाग यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी है। यही वो वाकया है जिसने चमकीला और स्वर्ण सिविया के बीच लंबी दोस्ती की शुरुआत की। 1984 का साल भारतीय सिख समुदाय के लिए बहुत मुश्किल भरा था। हर जगह दंगे हो रहे थे, लेकिन ये दंगे चमकीला को दुनिया का सबसे लोकप्रिय पंजाबी गायक बनने से नहीं रोक सके। रिकॉर्ड कंपनी ने चमकीला को ऐसा कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया जो लोगों का दुख दूर कर सके। इस दौरान उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसके मंच पर होने वाले खुलेआम नाटकों का विरोध किया। हालांकि उनके घर की एक बुजुर्ग महिला ने चमकीला का समर्थन करते हुए कहा कि वो तो बस वही गा रहा है जो हर आदमी अपने मन में सोचता है। और तो और औरतें भी अपने पूजा पाठ में फूहड़ गीत गाती हैं। अब जैसे चमकीला की महिला फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, उसे कोठा धाऊ कलाकार का खिताब दिया गया, जिसका मतलब है ऐसा कलाकार जो सचमुच में छत को गिरा सकता है। लेकिन मीडिया ने उसे एक संकीर्ण सोच वाला पितृसत्तात्मक पुरुष के रूप में पेश किया।
जिसके गाने सिर्फ औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने की तरह दिखाते हैं, यानी कि औरतों को किसी चीज की तरह दिखाते हैं। ये इम्तियाज अली की तरफ से एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस स्टेटमेंट है। उनके और चमकीला के अनुसार एक कलाकार सिर्फ अपने फैंस को खुश करने की कोशिश करता है और उनकी कला को हमेशा उनकी विचारधारा का बोझ नहीं उठाना पड़ता। यह बयान उन कट्टरपंथियों के साथ भी बहस शुरू कर देता है और स्वर्ण सिविया की मदद से चमकीला उनमें से एक नेता से मिलने जाता है। उस नेता को चमकीला का रवैया अच्छा लगता है और वो उससे ऐसे गाने दोबारा ना गाने के लिए कहता है। चमकीला उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए भक्ति गीत लिखना और गाना शुरू कर देता है। ये कहानी सुनते वक्त पुलिस ऑफिसर ये यकीन नहीं कर पाता कि जो भक्ति गीत वो सालों से सुन रहा है उसे चमकीला ने ही लिखा, बनाया और गाया हुआ है। उसके लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध भक्ति गीत हैं बाबा तेरा ननकाना, तार गई रविदास जी पत्थरी और तलवार में कलगी धद्दी। हालांकि उसने खुद कभी रिकॉर्ड नहीं करवाया, लेकिन उसने बहुत ही लोकप्रिय जट दी दुश्मनी गीत लिखा था जिसे कई पंजाबी कलाकारों ने गाया है। चमकीला और सिमी के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सड़कों पर उनका विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती गई। सिमी ने चमकीले से कुछ समय के लिए पंजाब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले कार्यक्रम में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद चमकीले के ससुराल वालों ने सबसे पहले उसका सारा सामान ले लिया और सिमी को लगभग कुछ भी नहीं मिला। चमकीले का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन हमला करने वालों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। असल में ऐसा माना जाता है कि उनकी हत्या सिख आतंकवादियों ने की थी, लेकिन चमकीले के करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्ण सिंह ने अपनी खुद की जांच करके इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। स्वर्ण सिविया को हमेशा ये शक रहा कि खालिस्तान समर्थकों ने चमकीले की हत्या नहीं की। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर ये जानने की कोशिश की कि मेरे दोस्त की हत्या के पीछे कौन था। चमकीले की मौत के बाद डीएसपी दलबीर सिंह ने उस कलाकार की सराहना करना शुरू कर दिया जिसने सामाजिक बंधनों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने बेटे को चमकीला के गाने सुनने की अनुमति भी दे दी। टिक्की को अब भी लगता है कि चमकीला को पहचान दिलाने में उन्हीं का हाथ था। चमकीले के बेटे के कुछ महीनों बाद ही उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। स्वर्ण सिविया का भी पिछले साल देहांत हो गया। ढक्कन और दलेवाल आज भी अपना संगीत जारी रखे हुए हैं। चमकीला के सबसे बड़े बेटे जयमान आज भी अपने पिता के गाने गाते हैं और उनके कपड़े पहनकर स्टेज पर आते हैं, लेकिन उनका दूसरा बेटा उनके बिना रह नहीं सका और सिर्फ 15 दिन की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। आइए एक नजर डालते हैं अमर सिंह चमकीला के रिव्यू पर। चमकीला की कहानी हमें प्रेरित करने के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन ये इस बारे में बात करती है कि कला रूपों के बीच का भेदभाव कैसे गलत है, खासकर उत्तर आधुनिकता के युग में। अल्ताफ राजा ने भी इसी तरह से घन चक्कर के झोलूराम या हंटर के दिल लगाना जैसे गानों के जरिए इस पीढ़ी के बीच अपना नाम बनाया। एक आत्म जागरूक कलाकार एक धधकती बंदूक है जो अपनी कला के माध्यम से आसानी से सीमाओं को पार कर सकता है, और चमकीला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चमकीला ज्यादातर लोअर क्लास के लोगों और अनपढ़ श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी बायोपिक का इम्तियाज अली जैसे बड़े निर्देशक द्वारा बनाया जाना इस बात की गवाही है कि चमकीला कितना बड़ा और महान कलाकार था। यह फिल्म मुझे पीटीए की शानदार फिल्मों जैसे बुगी नाइट्स की याद दिलाती है, जो एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में भी है जिसे तथाकथित सज्जन समाज स्वीकार करने से इनकार करता है, लेकिन कभी कभी इस वर्जित झील में डुबकी लगा ही लेता है। फिल्म ज्यादातर समाज में पाखंड के बारे में बात करती है। गाने जब चल रहे होते थे तो जनता उनका मजे से लुत्फ उठाती थी, लेकिन बाद में पूछने पर ज्यादातर लोग इससे कोई नाता होने से इनकार कर देते थे। दिलजीत दोसांझ ने खुद को पूरी तरह से इस किरदार में ढाल लिया है। अभिनेता ने किरदार के विकास को, डेवलपमेंट को बखूबी दिखाया है। इम्तियाज अली ने एक समुदाय की भावना को सफलतापूर्वक दिखाया है जो आमतौर पर पर्दे पर
पंजाबी समुदाय के चित्रण के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि परिणीति चोपड़ा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। वैसे ज्यादातर सहायक कलाकार वाकई बहुत ही अच्छे थे। कुछ एनिमेटेड सीन्स को शामिल करना मेरे हिसाब से मेकर्स का आलसीपना दिखाता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ने सरप्राइजिंगली बहुत ही इंप्रेस किया। इस फिल्म में हमें डायरेक्टर इम्तियाज अली का वो वाला रूप दिखता है जो उन्होंने 2011 की फिल्म रॉक स्टार में दिखाया था। उनकी सोच समझ काफी कुछ वैसी ही दिखती है। यहाँ तक कि फिल्म को फिल्माने का तरीका भी हमें काफी कुछ वैसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि इम्तियाज को हमेशा उन कलाकारों के साथ एक बेहद मजबूत संबंध महसूस होता है जो किसी तरह अपनी यात्रा में अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। चमकीला की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो अपने गानों से लोगों तक पहुंचने में कितने कामयाब रहे। ये बात किसी और गायक के बारे में नहीं कही जा सकती। भले ही उनके गानों को अश्लील माना जाता था, पर उनके भक्ति गीत भी लोगों को छू लेते थे। ये फिल्म इम्तियाज अली की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए जरूर देखी जानी चाहिए जो अनदेखी या खत्म हो चुकी कलाओं को पसंद नहीं करते। भले ही उनके गाने कितने भी सस्ते या अश्लील क्यों न लगे। जो लोग बांग्ला कला कभी लड़ाई से वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि इसे भी एक अश्लील कला माना जाता था, लेकिन अब ये RBR के रूप में पॉप कल्चर में फिर से उभरी है। दुर्भाग्य से कभी लड़ाई जैसी कला अब खत्म हो चुकी है, इसलिए चमकीला जैसे लोग कम से कम इस तरह की अनदेखी कलाओं को बचाने के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला देखने के अपने अनुभव के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। लाइक बटन भी दबाएं और सिनेमा और सीरीज का अपना साप्ताहिक डोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।